हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम पूजा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ये वीडियो बनाना मेरा एक ही पर्पस है कि आई वॉज वेटिंग कि कोई ऐसे टीचर होंगे, कोई ऐसे कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमारे प्रॉब्लम को समझ रहे होंगे, जो ये चीज़ सामने लेके आएंगे कि इन कैंडिडेट्स के साथ अनफेयर हुआ है IBPS PO मेंस के एग्जामिनेशन में। बट आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं बहुत रेस्पेक्ट भी करती हूँ सर आपकी, बट ये वीडियो क्लीन चिट IBPS को देने के बाद सर के द्वारा आई एम कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड। उनके कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि NIECL प्रीलिम्स की वजह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था शिफ्ट 1 में। जहां शिफ्ट 1 में 30,000 कैंडिडेट थे, शिफ्ट 2 में 80,000 कैंडिडेट थे। हमारी गलती थी। IBPS को इतनी क्या जिद है कि हम जो डेट पहले से अनाउंस कर चुके हैं उसी डेट पे एग्जामिनेशन लेंगे। अगर आप IBPS का कैलेंडर जनवरी में अनाउंस करते हो और एग्जामिनेशन आप अगस्त से लेते हो, तो क्या आपको NIECL का एग्जामिनेशन शेड्यूल करने से पहले नहीं सोचना चाहिए था? मेरा पहला सवाल। नेक्स्ट, TCS की प्रॉफिट इतनी ज्यादा है कि वो करप्शन के बारे में नहीं सोचेगा, वो 14 साल तक इंतजार नहीं करेगा। अगर TCS का प्रॉफिट इतना ज्यादा है, वो कैंडिडेट्स का वेलफेयर सोचते हैं, तो क्यों ना एक बार फिर से आप एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आपने अनाउंस किया है, जो नॉर्मलाइजेशन रूल आपने लगाया है, जो अनइवन होने की वजह से, जहां सर बोल रहे हैं कि वो टेक्निकल ब्लंडर था और उसकी वजह से वैसे कैंडिडेट को नुकसान हुआ है जिनका कि लास्ट अटेम्प्ट था, तो क्या ये लास्ट अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ नहीं चले जाएंगे? क्या उनको फिर से वापस से ट्रस्ट होगा मैनेजमेंट पे? क्या उनको ट्रस्ट होगा वापस से? नहीं होगा। तीसरा था कि प्रॉफिट इतना ज्यादा है तो प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है? हम स्टूडेंट्स का 850 लेके जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और हमारे साथ जो अनफेयर नॉर्मलाइजेशन का जो रूल आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो गलत नहीं है हमारे साथ? क्या हम इसके खिलाफ? सर ने कहा कि आप कैंपेन मत कीजिए, IBPS के ऑफिस मत विजिट कीजिए, आप ग्रीवांस और कंप्लेन पोर्टल पे अपना कंप्लेंट डालिए, IBPS सुनेगा। IBPS कब सुनेगा? जब कैंडिडेट्स के लास्ट एज निकलते चले जाएंगे तब सुनेगा। हमें आज बोलने की जरूरत है और सर आपको भी हमारा साथ देने की जरूरत है। शिफ्ट 1 में 30,000 और 80,000, 30,000 और 80,000 जब आप कैंडिडेट अलॉट कर रहे थे कि इस शिफ्ट में इतने हैं और इस शिफ्ट में इतने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने सिलेक्शन कैसे नहीं लिया? शिफ्ट 1 में अगर कम बच्चे थे तो कम सिलेक्शन लेते, वैसा ही नॉर्मलाइजेशन लगाते जैसा कि सिलेक्शन इवन होता, फेयर होता। तो ये क्यों नहीं हुआ? सर का कहना है कि एग्जामिनेशन में ट्रांसपेरेंसी थी। ट्रांसपेरेंसी कैसे थी? अगर आपने आज IBPS ने अगर कैलेंडर इशू किया है कि आने वाले समय में इस डेट को एग्जामिनेशन होगा, तो फिर NIECL का डेट क्यों लगा? ट्रांसपेरेंसी कैसे थी? क्या हमें ये पहले से मालूम था कि फर्स्ट शिफ्ट में 30,000 बच्चे और सेकंड शिफ्ट में 80,000 बच्चे जा रहे हैं? हम लोग IBPS और TCS पे बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा करते थे। हम लोग प्राउडली कहते थे कि बैंकिंग एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ धांधली नहीं होता है, बाकी सारे एग्जामिनेशन में जो देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे नहीं होता है, बट दिस टाइम इट हैपन। अनइवन डिफिकल्टीज, सर का कहना है कि अनइवन डिफिकल्टीज भी थी शिफ्ट में। तो क्यों था ऐसा? आप एक शिफ्ट में क्यों नहीं लेते हो एग्जामिनेशन? अगर एक शिफ्ट में नहीं भी ले रहे हो, 2 शिफ्ट में ले रहे हो, तो लगभग बराबर क्यों नहीं रखते हो पेपर? आदमी सोचेगा क्या कि 10%, 5%, मैक्सिमम 20% का चेंज होगा। इतना चेंज कैसे होगा कि फर्स्ट शिफ्ट में बच्चे इंग्लिश में करके आ रहे हैं 30 में से 28 और सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे 10 अटेम्प्ट करने में रोज आ रहे हैं? अनइवन डिफिकल्टीज क्यों थी? फिर कैसा मैनेजमेंट है? कैसे फेयर है? कैसे सब कुछ ट्रांसपेरेंट है? कैसे सब कुछ जेन्युइन है? कैसे कैंडिडेट के साथ इंसाफ हो रहा है? मुझे ये भी जानना है। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चेंज क्यों नहीं हुआ? अगर शिफ्ट 1 में 30,000 और शिफ्ट सेकंड में 80,000 बच्चे थे, तो रेशियो ऐसा ही क्यों नहीं लिया गया? शिफ्ट 1 से ज्यादा सिलेक्शन और शिफ्ट 2 से ना के बराबर सिलेक्शन क्यों लिया गया? नॉर्मलाइजेशन का जो रूल पहले से चलता आ रहा था, वो रूल जैसे होता था कि बराबर बराबर कैंडिडेट है, या फिर 60-40 जो है, 45-55 का रेशियो है, तब थोड़ा बहुत चल जाता है। लेकिन 30,000 और 80,000 में बहुत डिफरेंस है। तो उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा? जिनका लॉस हो गया वो क्या करें? हम लोग क्या करें ऐसे कंडीशन में? एफर्ट लगता है, पूरा 1 साल लगता है, जवाब देना होता है, फैमिली को भी जवाब देना होता है। मिडिल क्लास से आने का बहुत सारा स्ट्रगल होता है मिडिल क्लास कैंडिडेट का। हमारे जैसे कैंडिडेट सब कुछ देख के आते हैं। टेक्निकल ब्लंडर था, टेक्निकल ब्लंडर बोल देना कितना आसान था ना सर, लेकिन टेक्निकल ब्लंडर कितने कैंडिडेट झेल गए इस बार? उनकी मेंटालिटी क्या होगी? वो मेंटल कंडीशन नहीं समझेगा। TCS को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, IBPS को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, IDJ को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। कैंडिडेट के मेंटल हेल्थ का ख्याल कौन रखेगा? आप जैसे टीचर को सपोर्ट में आना चाहिए। कैंपेन करने से कुछ नहीं होगा। कैंपेन मत करो, IBPS के ऑफिस मत विजिट करो। कैंपेन करने से तो SSC का रिजल्ट इतना चेंज हम लोग देख चुके हैं, SSC का हो चाहे रेलवे का हो। प्रॉब्लम ये है ना कि बैंक वाले एग्जामिनेशन में ना टीचर्स यूनाइटेड नहीं है। जो लोग अपना कोर्स सेल कर रहे हैं, जो यहाँ पे बता रहे हैं कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, हम अच्छा पढ़ाते हैं, हमारा मॉक टेस्ट ले लो, तो हमारे ये क्लासेस ले लो, हमारे वो क्लासेस ले लो,
कैंडिडेट्स के लिए बोलने के लिए कोई सामने क्यों नहीं आ रहा? बस गिने चुने लोग। सबसे पहला वीडियो मैंने देखा कौशिक मोहंती सर का, फिर मैंने देखा हर्षल अग्रवाल सर का, धीरे धीरे और 2-4 नाम उसमें ऐड हुए। हमारा डिमांड यही है कि हमें रॉ स्कोर दिखाओ, नॉर्मलाइजेशन का कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाए हो जो हम लोग को नुकसान हुआ, इतना भारी नुकसान जो हम लोग 850 दिया भी, हमने 850 भी दिया, हमने अपना 1 साल दिया, हमने अपना 100% एफर्ट दिया, और उसके बावजूद हमने क्या देखा कि आपको अनफेयर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, आपको सेक्शनल भी अच्छा नहीं मिल रहा है और ओवरऑल भी अच्छा नहीं मिल रहा है। ये हमारी गलती नहीं थी, ये टेक्निकल ब्लंडर अगर था तो आईबीपीएस को सुधारने की जरूरत है। हमारा डिमांड होना चाहिए यहाँ पे, और आईबीपीएस को ये जिद छोड़नी होगी कि हमने जिस डेट पे एग्जामिनेशन शेड्यूल कराया है उसी डेट पे लेंगे। अगर ये जिद आपकी है, ठीक है, अच्छी बात है कि बैंकिंग एग्जामिनेशन एक फिक्स टाइमिंग पे होता है, 6 महीने के अंदर सारा प्रोसेस हो जाता है। तो अगर आपने आज आईबीपीएस का कैलेंडर इशू किया है तो आगे आने वाले एग्जामिनेशन, जैसे एनआईएसीएल असिस्टेंट का एग्जामिनेशन था, वो फिक्स नहीं था कि आ ही रहा है। अगर वो एग्जामिनेशन बीच में आ गया है, अगर कोई भी एग्जामिनेशन बीच में अनाउंस हो रहा है, तो आपको आईबीपीएस का कैलेंडर देखते हुए उसके आगे और पीछे वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना चाहिए, ना कि आईबीपीएस कैलेंडर के बीच में, जिससे कि हम लोग हर बार ये चीज नुकसान झेलते रहें। ये आगे से नहीं होना चाहिए। मेंस का एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में वी आर नॉट एग्री विथ। नेक्स्ट एक पॉइंट है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर। अगर टीसीएस का प्रॉफिट इतना बड़ा है, आईडीजेड का प्रॉफिट इतना बड़ा है, तो अनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सेंटर हमें क्यों दिया जाता है? आपको मालूम है कि 2.5 घंटे 3 घंटे बैठने के बाद, 2.5-3 घंटा बैठना किसी भी सेंटर में कॉन्टिन्यूअस, आदमी कितना हैबिट बनाता है कैंडिडेट 3 घंटे बैठने का, उसके बावजूद आप ऐसा सेंटर दे देते हो जहां पे आपको इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है वैसा, कैसे परफॉर्म करेगा बच्चा? सर की एक बात मुझे ये अच्छी भी लगी कि आपको वहां पे ग्रीवेंसेस सेक्शन में आपको कंप्लेन पोर्टल पे कंप्लेन लॉन्च करना चाहिए। डेफिनेटली हम लोग कंप्लेन लॉन्च कर रहे हैं और आप लोग भी कीजिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी डिमांड कीजिए कि हमें इस बार का एग्जामिनेशन का रॉ स्कोर जानना है। ये जानना है कि आपने नॉर्मलाइजेशन का कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाया जिसका टेक्निकल ब्लंडर की वजह से हम लोगों ने रिजल्ट अपना, जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे उनका भी रिजल्ट नहीं हुआ, जो आरआरबी का पीओ निकाले, मेंस निकाले, प्रीलिम्स का और इंटरव्यू भी फाइनल क्लैक कर लिया, उनका मेंस नहीं निकल रहा है। नॉर्मलाइजेशन में 2, 4, 5, 10 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर का डिफरेंस, 20-25 नंबर की वजह से बहुत लोग का यहाँ पे मेंस का रिजल्ट चूक गया है। ऐसा क्यों हुआ है? इतना ज्यादा प्रॉफिट है तो शिफ्ट 1 में एग्जामिनेशन लेना चाहिए आईबीपीएस को। आप सबको ये चीज यहाँ पे कंप्लेन पोर्टल में डालना होगा कि हम लोग मेंस सिर्फ एक शिफ्ट में देंगे। जेन्युइन और वेल डेवलप्ड और एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली एग्जामिनेशन का माहौल होना चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सेंटर हमें दिया जाए। हम एक शिफ्ट में एग्जामिनेशन देंगे। अगर कैलेंडर पहले इशू हो चुका है, क्योंकि 2025 का भी कैलेंडर आ चुका है, और वो कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगला कोई एग्जामिनेशन आईबीपीएस के साथ क्लैश नहीं करना चाहिए। ये कुछ मांगे हैं। आप लोग के दिमाग में अगर और भी कुछ डिमांड है जो मेरे से मिस कर रहा है, तो प्लीज आप लोग भी इसको कमेंट सेक्शन में लाइए, या फिर कैंपेन रन कीजिए, एक्स पे कीजिए, या ग्रीवांस पोर्टल में डालिए। आप लोग भी आगे आइए, क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस किया है कि एसएससी के कैंडिडेट सारे यूनाइट हो जाते हैं, रेलवे के कैंडिडेट सारे यूनाइट हो जाते हैं, कैंडिडेट्स, टीचर सब यूनाइट होते हैं। बैंकिंग में ऐसा नहीं है। मुझे ये देख के बहुत ही हैरत हुई इस बात से कि टीचर्स इतने हैं। सबकी क्लासेस मैंने भी देखे हैं, बहुत सारे क्लासेस मैं आप लोग को रिकमेंड भी करती हूँ। नो डाउट उनके क्वालिटी कंटेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यूनिटी होना चाहिए। कैंडिडेट्स के लिए आपको सामने आना चाहिए, कैंडिडेट्स के फेवर में आपको बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम लोग फेस कर रहे हैं, आपका आने वाला जनरेशन, आपके रिलेटिव्स, कोई भी कभी भी फेस कर सकता है। तो ये जो नाइंसाफी चल रही है उसको बंद कराने के लिए बहुत सारे टीचर्स जो काफी फेमस हैं, काफी अच्छा पढ़ाते भी हैं, उनको कैंडिडेट्स के फेवर में बोलने सामने आना चाहिए। आई एम रिक्वेस्टिंग एवरी टीचर कि आप लोग सामने आइए और हमारा साथ दीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स।